निकलकर सामने आएगी जिस पर सबकी निगाहें हैं, वो है गंगा एक्सप्रेसवे पर आज एक बड़ा ड्रिल होने जा रहा है। इसे भारतीय वायुसेना करने जा रही है, जिसमें भारतीय वायुसेना के तमाम फ्रंट लाइन विमान हिस्सा लेंगे। मिक्स से लेके मिराज तक और सुखोई से लेकर राफेल तक आज अपना पराक्रम दिखाएंगे। दरअसल गंगा एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा है जो शाहजहांपुर में पड़ता है। यहाँ की जलालाबाद तहसील में एक स्ट्रिप तैयार की गई है, जहां पर हाईवे पर इसे तैयार किया गया है, जहां रात में और साथ ही साथ दिन में, यानी कि दोनों ही वक्त हमारे फाइटर जेट इमरजेंसी के दौरान लैंडिंग कर सकते हैं। यानी कि यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप तैयार किया गया है। भारत में यह पहली बार ऐसा मौका है जब ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी यहां पर वायुसेना के विमान लैंड कर सकते हैं, उतर सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान। हालांकि इससे पहले भी आपने कई बार देखा हुआ कि भारत के वायुसेना के जवानों ने पराक्रम दिखाया है, और जिसके तहत भारत के विमानों ने और भारतीय वायुसेना के विमानों ने उत्तर प्रदेश में ही आज शाहजहांपुर को मिलाकर 4 हो जाएंगे ये जगह। पहले नोएडा और आगरा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा जिसे यमुना एक्सप्रेसवे कहा जाता है, वहां पर इस तरह की लैंडिंग हुई थी। उसके बाद आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी इस तरह की स्ट्रिप बनी हुई है। उसके बाद आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी देखा जहां पर इस तरह की लैंडिंग हुई थी, और अब गंगा एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरह की लैंडिंग स्ट्रिप बना दी गई है। आपको हम बता दें कि इससे पहले जिस तरह से तस्वीर आई थी जो मैं आपको बता रहा था, तो सबसे पहले आपने देखा था कि भारत के अंदर इस तरह के जो स्ट्रिप्स है धीरे धीरे तैयार किए जाने लगे हैं। और पहला आपने जो देखा था तस्वीर, जो पहली तस्वीर निकलकर सामने आई थी, वो आई थी यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, जहां पर मिराज फाइटर्स ने लैंडिंग की थी, टच डाउन किया था, उसके बाद वो उड़ गए थे। उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरह का देखने को मिला था ड्रिल, जहां पर सुखोई ने आकर टच डाउन किया था। और उसके बाद तस्वीर निकलकर आई थी सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही लैंडिंग की थी विमान के जरिए, और उस दौरान आपने देखा था किस तरह से भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया था, और भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया था कि उसकी तैयारी किस तरह की है। और आज शाहजहांपुर में ये एक और ड्रिल होने जा रही है, जिसमें दिन और रात दोनों वक्त ये लैंडिंग की सुविधा हो सकेगी। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश में आज गंगा एक्सप्रेसवे को मिलाकर 4 ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप तैयार हो गए हैं जिनका इस्तेमाल आपातकाल में किया जा सकता है, और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव है। अमित, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके की संवेदनशील स्थिति इस समय देश भर में बनी हुई है और जिस तरीके के हालात भारत और पाकिस्तान में चल रहे हैं, उस बीच उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में चौथी ऐसी एयर स्ट्रिप है जहां पर लड़ाकू विमान न सिर्फ टच डाउन करेंगे बल्कि यहां से उड़ान भी भर सकेंगे। और ये देश की पहली ऐसी एयर स्ट्रिप होगी जहां पर विमान जो होंगे वो रात में भी बाकायदा लैंडिंग करेंगे, टच डाउन करेंगे और यहाँ से उड़ान भर सकेंगे। जो तैयारियाँ हैं वो शाहजहांपुर में पूरी कर ली गई हैं, और 3.5 किलोमीटर ये जो पूरी एयर स्ट्रिप होगी उसको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो एयरफोर्स के जवान हैं वो पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर के अपनी पूरी तैयारियों को यहाँ मुकम्मल कर चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि लगभग अब से आधे घंटे बाद जो पूरी सेना की एक्सरसाइज है, वायुसेना की एक्सरसाइज है, वो यहाँ पर अमली जामा पहनाई जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि राफेल विमान के भी यहाँ पर पहुंचने की संभावना है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सुखोई विमान होगा, MiG-29 विमान होगा, मिराज होगा, हरकुलस होगा और राफेल होगा, जिसका सबसे ज्यादा सबको इंतजार है कि राफेल जब यहां पर आएगा शाहजहांपुर में तो वो किस तरीके से टच डाउन करेगा, क्योंकि जो देश में इस समय स्थिति है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में ही चौथी एयर स्ट्रिप का यहां पर तैयार होना, जिसमें देश की पहली ऐसी एयर स्ट्रिप है जहां नाइट लैंडिंग भी होगी, नाइट टच डाउन भी होगा, और यहां से कोई भी आपातकालीन स्थिति में जो प्लेन है, फाइटर प्लेन है, वो यहां पर आ सकते हैं और जिस तरीके की जरूरत भारतीय सेना को होगी वो यहां पर पूरी की जा सकती है। तो न सिर्फ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में उन्नाव की बात कर लिया जाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सुल्तानपुर की बात कर लिया जाए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में इटावा की बात कर लिया जाए, और अब गंगा एक्सप्रेसवे जिसका अभी कुछ दिनों बाद उद्घाटन होना बचा हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे पे भी अगर इस तरीके की 3.5 किलोमीटर की स्ट्रिप बनाई गई है तो न सिर्फ आपातकाल में सेना के लिए पूरी तरीके से मददगार साबित होगी, बल्कि इस पूरे एक्सप्रेसवे के किनारे योगी सरकार का ये इरादा है कि औद्योगिक हब के जरिए इस पूरे इलाके को डेवलप किया जाएगा, ताकि न सिर्फ बल्कि जो शाहजहांपुर से सटे हुए इलाके हैं इनका विकास किया जा सके, बल्कि रोजगार के अवसर भी यहाँ पर पैदा किए जा सके। इसी को लेकर के न सिर्फ लोकल प्रशासन में एयर स्ट्रिप के जो आसपास के इलाके हैं, विशाल, बल्कि जो भी यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं
स्कूली आज बच्चे, जो एक्सरसाइज पूरे होने जा रही है, जो जी, ड्रिल होने जी, जा रहा है, जी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि रात में भी यहां पर यह व्यवस्था होगी कि लैंडिंग की सुविधा हो सकती है। तो उसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए, जरा संक्षेप में बताइएगा। अमित, रात में चूंकि टच डाउन जो होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे समय में जब देश की पहली एयर स्ट्रिप इस तरीके की तैयार हुई है जिसमें रात में भी यहाँ पर टच डाउन किया जाएगा, विमान यहाँ पर आएंगे, यहाँ से उड़ान भरेंगे, तो एयर स्ट्रिप के मैं आसपास दिखाना चाहूँगा लगभग 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से वो सभी ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं जो रात के वक्त किसी भी प्लेन को इस तरीके से आपातकाल में लैंडिंग के लिए, टच डाउन के लिए और यहाँ से उड़ान भरने के लिए किए जाते हैं। तो ये देश का पहला ऐसा एयर स्ट्रिप होगा जहां पर इस तरीके का टच डाउन होगा, यहां से बाकायदा विमान निकलेंगे, यहां से उड़ान भरेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के न लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से बहुत ही ज्यादा आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही यहां पर एयर स्ट्रिप पर बाकायदा नाइट में और डे में दोनों वक्त लड़ाकू विमान जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी देखा गया था कि हरक्यूलिस विमान ने लैंड किया था, जैसा विशाल बता रहे हैं कि आज गंगा एक्सप्रेस वे पर जो शाहजहांपुर के पास जलालाबाद इलाका है, वहां पर जब लैंडिंग होगी तो ना सिर्फ फाइटर्स होंगे, उसमें हरक्यूलिस विमान भी होगा जो बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान है। तो ये बताता है कि ये किस क्वालिटी के होंगे और किस स्तर के, यानी कि इनके जो क्वालिटी और साथ ही साथ इन्हें जो तैयार किया जा रहा है, हर तरह के विमानों को यहाँ उतारा जा सकता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है दुनिया के लिए और साथ में हमारे आसपास के मुल्कों के लिए जो भारत पर बुरी निगाह रखते हैं। बहरहाल जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी सेना सरहदों पर तैयार है, हमारी जो वायुसेना है वो इस तरह के ड्रिल्स कर रही है जिसके जरिए इमरजेंसी लैंडिंग अगर करने की जरूरत पड़े तो दिन में, रात में वो लैंड कर सकते हैं विमान। तो उसी तरह से समंदर में भी इस वक्त हमारी नौसेना अपना पराक्रम दिखा रही है। अरब सागर में इस वक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना अपनी ताकत दिखा रही है और सामने मौजूद है महज 85 नॉटिकल माइल्स, यानी कि करीब करीब 150 किलोमीटर का ही फासला है भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना के बीच में, जहां लाइव फायरिंग्स हो रही हैं। भारतीय नौसेना दिखा रही है एंटी शिप मिसाइल्स किस तरह से दागे जाते हैं, जिसमें भारत के पास ब्राह्मोस मिसाइल है जो समंदर से सीधा जमीन पर मार कर सकते हैं। यहां पर भारत के पास बराक मिसाइल है जो जमीन से यानी समंदर से सीधा हवा में मार कर सकते हैं और साथ ही जमीन पर मार कर सकते हैं। तो यहां पर इस वक्त भारत के जो युद्धपोत हैं वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इनकी ताकत के सामने पाकिस्तान की जो हालत है वो इस वक्त पतली होती नजर आ रही है और पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत इस बार जमीन नहीं, आसमान नहीं, समंदर से ही ना हमला करते। जो हमारा जहाज है ये डिस्ट्रॉयर श्रृंखला का शिप है और ऐसे नेवी के पास 7 और जहाज हैं इस P-15 अल्फा एंड ब्रावो कैटेगरी के अंडर। और ये जहाज जो है ये हर मोड में, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे वो अबव वाटर हो, सरफेस शिप हो, या फिर वो एंटी एयर मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो, उनको टारगेट करने की इसमें क्षमता है। इसमें हेलीकॉप्टर है, 2 हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है। तो इसे मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर कहते हैं। तो युद्ध पोतों की जो भी श्रृंखला होती है उसमें सबसे एडवांस तरीके का और सबसे बड़ा जो जहाज है ये वो है। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बना है। तो इसमें जो कंटेंट है वो 75% है। जब जहाज पे आप खड़े होंगे तो भारतीय स्टील है, सबसे पहले तो भारतीय स्टील पे जब खड़े होंगे तो ही बड़ी बात है। उसके बाद से जो वेपन कॉम्पोनेंट है, जो सेंसर्स हैं उसके, और जो मशीनरी है और बाकी जो हैबिटेबिलिटी के स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब चीजों को मिला के तकरीबन 75% का जो कंटेंट है वो भारतीय है। और इसका रेंज अनलिमिटेड है, समुद्र में जाके हमें फ्यूल आता रहता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो युद्धपोत है उन्हें भारत में तैयार किया गया है और पूरी तरह से देसी टेक्नोलॉजी से ये लैस है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास जो काफी सारे युद्धपोत है वो चीन से आ रहे हैं। अभी चीन से हाल ही में उसे 4 ऐसे युद्धपोत मिले हैं जिनको टाइप 54 कहा जाता है और इस वक्त पाकिस्तान को उम्मीद है कि जल्द से जल्द चाइना को उन्हें नए 8 सबमरीन मिल जाए। बहरहाल उनके पास जो सबमरीन की तादाद है काफी कम है भारत के मुकाबले, लेकिन भारत के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, उसे INS विक्रांत को भी तैनात कर दिया गया इंडियन नेवी की ओर से। और इसमें मौजूद जो एयरक्राफ्ट है जिसमें MiG-29Ks हैं वो भी घातक फाइटर्स माने जाते हैं, जिन्हें मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी कि डॉग फाइट भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो अंदर जाकर हमला भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसा हमने आपको बताया कि भारत के पास जो बराक मिसाइल है जिनकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर की है और दूसरी तरफ ब्राह्मोस मिसाइल है जो अपग्रेडेड है और जिनकी मारक क्षमता करीब करीब 300 किलोमीटर से ज्यादा की है। इसके अलावा विक्रांत में कई ऐसे लेजर
सिस्टम लगे हुए हैं जिसके जरिए अगर कोई एंटी शिप मिसाइल आता है तो उसका रास्ता भटकाया जा सकता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है और साथ ही साथ रोमियो जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं जिसके जरिए सबमरीन्स के ऊपर हमला किया जा सकता है। अब तो प्रधानमंत्री ने 2 बार बोल दिया है कि जिसने भी इसको किया है हम उन तक पहुंचकर, उनके लीडर्स तक पहुंचकर उनको सजा देंगे। तो पाकिस्तान को कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि सजा तो इसकी जरूर मिलेगी। कब, कैसे और कहां, सिर्फ यही निश्चय करना है जो कि भारतीय सेना, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस करेंगे। तो भारत की ओर से जो इस वक्त पोस्चरिंग की जा रही है या फिर यूं कहें कि भारत की जो सेना की तस्वीर आ रही है उससे पाकिस्तान के अंदर तो एक खलबली मची हुई है। जो पाकिस्तान के कई सारे ऑपोजिशन लीडर हैं वो खुद ये मानते हैं, खुद नेता ही हैं जो मानते हैं कि भारत की जो ताकत है कई गुना ज्यादा है। अब ऐसे में जो जनरल मुनीर है, आसिम मुनीर, उनको बाहर निकलना पड़ा और अपनी सेनाओं के सामने आना पड़ा। जैसे उनको खबर लगी कि उनके जो जवान है पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं और पहुंचे भी उसी सेक्टर में, रजौरी के पास जो इलाका पड़ता है, रजौरी के ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान का इलाका है झेलम, और झेलम के इलाके में टिल्ला फील्ड है जहां पर फायरिंग फील्ड है, जहां इस वक्त पाकिस्तान की एक्सरसाइज चल रही है। और टिल्ला फायरिंग फील्ड में पहुंचे आसिम मुनीर और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने जवानों को तकरीर की और उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान की सेना है वो इतनी मजबूत है कि भारत का मुकाबला कर सकती है। अब यहां पर हैमर स्ट्राइक करके एक्सरसाइज चलाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान ने अपने अलग अलग तोपों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि पेश किया और साथ ही साथ दुनिया को दिखाने की कोशिश की उनके पास हथियार है। लेकिन इनके पास जो ज्यादा आपको गन्स नजर आए हैं उसमें काफी सारे चीन से लिए गए हैं। तो वो कितना कारगर है युद्ध में उसको लेकर अभी तक भी कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या कोई प्रमाण नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान की ओर से कोशिश की जा रही है बताने की कि उनकी जो सेना है वो तैयार है और हैमर स्ट्राइक के जरिए ये दिखाया जा रहा है भारत को कि हाँ, अगर हमला होता है तो हम भी हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर जो पोस्ट छोड़कर भाग जाए वैसी सेना पर कौन भरोसा कर सकता है। कि हम फुल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, हमारे पास जो पावर है वो इस्तेमाल करेंगे अगर हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुई इंडिया से। ऐसी सूरत हाल होगी जहां हमें ऐसे लगता है कि मुल्क टूट जाएगा या आप ले जाएंगे सब कुछ, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। और इंडिया को पता है कि इसीलिए पाकिस्तान ने बम बनाया है अपने आप को महफूज करने के लिए। क्या इंडिया एक्चुअली जंग शुरू कर सकता है और उसमें जीत सकता है? और उन सब का यही मौक़िफ़ है कि शुरू तो कर सकता है मगर जीत नहीं सकता, क्योंकि ये जंग ज़्यादा देर कुछ चलने नहीं देगा और शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान के ऊपर जितने आप ज़र्ब लगाएंगे उतने से उससे ज़्यादा ही लगाएगा। अच्छा। एक ये कि जी इस वक्त जो बैलेंस ऑफ एयरफोर्स है वो पाकिस्तान के हक में है। अच्छा। उनके पास मोर एडवांस टेक्नोलॉजी और जहाज़ हैं विद बेटर वेपन सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमारा एक्सपीरियंस यही है कि हम उनके साथ डॉग फाइट्स या इस किस्म की चीज़ नहीं कर सकते। या तो जंग हो लंबी चौड़ी 6 महीने की हो, 3 महीने की हो, फिर हमें तकलीफ होती है, इतने लंबे खर्चे हमारे लिए बर्दाश्त करना। और मेरा नहीं ख्याल इस किस्म का होगा जिसके साथ जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा तो उसके बाद फिर एस्केलेशन होगी ही नहीं। अगर तो एस्केलेशन हो जाती है जी, वो कुछ करते हैं, हम उससे थोड़ा सा बढ़ के करते हैं या उसी किस्म का करते हैं और इंडिया ये समझता है कि हमने नुकसान उनका ज़्यादा पहुंचा दिया है और उनकी पब्लिक के अंदर ऐसे लग रहा है कि वो पाकिस्तान हावी हो गया, तो वो फिर अटैक एक और करेंगे। राइट। देन वी विल डू द सेम। तो ये जो है ये चीज़ें वो कहते हैं एस्केलेशन का लैडर होता है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर बढ़ता जाता है। ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ डेंजरस। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जैसलमेर से, जहां पर एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम पठान खान बताया जा रहा है। 2013 में पठान खान ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान बताया जा रहा है कि वो आईएसआई और दूसरे एजेंसियों के संपर्क में आया। उसके बाद उसे ट्रेनिंग दी गई और भारत वापस भेज दिया गया। तब से लगातार वो भारत की खुफिया जानकारी यानी सेना की जो जानकारी है वो पाकिस्तान को दिया करता था। और इस बीच जो ये गिरफ्त में आया है पठान खान, उसके जरिए अब जो हमारी भारत की एजेंसियां तलाश कर रही हैं कि आखिरकार किस तरह की जो सूचना है उसने पाकिस्तान तक पहुंचाई है। और हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य जुड़ गया। मनीष, सिर्फ पठान खान तो होगा नहीं, इसके नेटवर्क में और कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन इसके साथ दे रहे थे, क्या उनके बारे में भी कुछ जानकारी मिली है और किस तरह की कार्रवाई आगे की जा रही है पुलिस की ओर से?
देखिए कि लंबा नेक्सस हो सकता है और बहुत ही सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2013 नहीं बल्कि 2019 में भी ये पाकिस्तान गया था और बहुत लंबे समय से पाकिस्तान में आईएसआई के संपर्क में था। जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक ये है कि जो सामरिक सूचनाएं हैं, जो कि सरहद के पास जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा हो या आर्मी क्षेत्र की में जो गतिविधियाँ हो रही है उसके फ़ोटो वीडियोज़ चुपचाप बनाता था। मोहनगढ़ से इसने सबसे ज़्यादा फ़ोटो वीडियोज़ वहाँ पर अपने मोबाइल में कैप्चर किए थे और हो सकता है इसने शेयर भी किए हों, जो कि पुलिस के पास जानकारी मिली है। और ये बहुत ही ट्रेंड जासूस है, क्योंकि 2013 में जब वो पहली बार पाकिस्तान गया तभी आईएसआई के संपर्क में आ गया था। उसके बाद लगातार 6 साल इसको जो है, जब दूसरी बार 19 में जब वो गया तो 6 साल तक के इसको फ़ोन पे भी ट्रेनिंग दी गई, पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग दी गई। आईएसआई ने पूरी तरीके से इसको ट्रेन किया, एक बहुत अच्छा जासूस इसको बनाने की कोशिश की गई ताकि यहाँ की सूचनाएँ वहाँ पर शेयर करे। लेकिन इस बार जब वो मोहनगढ़ के क्षेत्र में जब वो घूम रहा था, रेकी कर रहा था, तब इस पर इंटेलिजेंस की नज़र पड़ी और इसे पूछताछ की गई। इसको जब गिरफ्त में लिया तब चौंकाने वाले खुलासे हुए कि इसने तमाम मोहनगढ़ और जो भी रेंज इलाके हैं, आर्मी से जो सटे इलाके जहां पर गतिविधियां सेना की होती हैं, वहां के फोटो वीडियोज इसने क्लिक किए हैं और आईएसआई को भेजे हैं। और आईएसआई द्वारा फ़ोन पे लगातार ये टच में था और भी इसके साथ कुछ ऐसे स्लीपर सेल्स हैं जो एक्टिव हो सकते हैं, जिनके बारे में पूछताछ की जा रही है। पैराल फ़ोन के अंदर इसके तमाम जानकारियाँ, तमाम इससे पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं और गहनता से पूछताछ की जा रही है कि क्या हाल में भी कोई भी इसने मूवमेंट या कोई जानकारी पाकिस्तान में आईएसआई को दी है और भी इसके द्वारा कौन कितने एजेंट बनाए गए। इन तमाम विषयों पर अभी फिलहाल गहनता से पूछताछ की जा रही है। जी मनीष, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। लेकिन इस बीच पहलगाम में जो हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसको अगर देखा जाए, अब तक जो जांच में निकलकर सामने आया है उसका एक पैटर्न है। इस पैटर्न में पाया गया, जो जानकार ये मानते हैं कि जो पैटर्न है ये पैटर्न हमास से मिलता जुलता है। हमास ने भी इसी तरह का हमला किया था इजराइल के ऊपर, जहां पर सिविलियंस को निशाना बनाया गया था और जगह भी चुनी गई थी ऐसी जो कि सामरिक नहीं थी। रेसिडेंशियल इलाके चुने गए थे जो सरहद के पास थे। उसी तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा जो ये आतंकी घटना हुई है यहाँ पर बैसरन घाटी में, पहलगाम में, वहां पर भी टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। हालांकि यहाँ पर धर्म पूछ के गोली मारी गई और उसके बाद यहां से वो निकलकर भाग गए। और ये पैटर्न इसलिए और ज्यादा हमास का लगता है क्योंकि पिछले दिनों हम कह रहे थे कि किस तरह से जो हमास के लड़ाके हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हुए। उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमास के लड़ाकों को स्वागत किया गया है जैश ए मोहम्मद के आतंकियों द्वारा। मतलब इस वीडियो से तो साफ है कि लश्कर ही नहीं, जैश ए मोहम्मद भी अब हमास के लड़ाकों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ किस तरह से आतंकवादी घटनाएं करनी उसको लेकर अब काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि भारत की पहल से किस तरह से अब इन आतंकवादी संगठनों में खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है उसके बाद खबर आ रही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो भी एलओसी के पास इलाके हैं वहां पर मौजूद मदरसों को लेकर कहा जा रहा है और जो साथ ही साथ आतंकी ठिकाने या लॉन्च पैड है वहां से लोगों को हटाना शुरू कर दिया गया है। करीब करीब बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा ऐसे लोगों को, वर्कर्स को वहां से हटा लिया गया है। उन्हें डर है कि भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है या फिर एयर स्ट्राइक होता है जिसके जरिए इन ठिकानों को उड़ा दिया जाएगा। और यही वजह है कि इस वक्त जो आतंकी ठिकाने हैं वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। 10 दिन की छुट्टी दे दी गई है जो भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के सरहदी इलाकों के पास मौजूद मदरसे हैं। जहां एक तरफ इस वक्त भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना सरहद पर एलओसी पर आमने सामने है, दूसरी तरफ समंदर में हमारी नेवी पाकिस्तान के बिल्कुल सामने खड़ी है।